हेलो स्टूडेंट, मैं दया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और जो पहली बार नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आपके कोई भी सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई भी अगर यूट्यूब के रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो या आपकी कोई डिमांड हो, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। और क्लास की पीडीएफ के लिए बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। जस्ट क्लास के बाद या क्लास के एक दिन के गैप के अंदर मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब है बच्चों, मुख्यतः जो तंत्रिकाएं होती हैं वो ज्यादातर मस्तिष्क में ही पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए आप यूं भी कह सकते हो कि हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र, ओके। देखो बच्चों, तंत्रिका तंत्र का मतलब है कि बहुत सारे जो तंत्र हैं, बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो आपस में मिल के तंत्रिका को आवेश द्वारा संचालित करते हैं। आवेश का मतलब ये होता है बच्चों कि तंत्रिकाओं में जो संदेश होता है वो विद्युत रूप में होता है और विद्युत संदेश आवेश के द्वारा संचालित होते हैं। इसका मतलब तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम होता है तंत्रिका को आवेश द्वारा संचालित करना। तंत्रिका तंत्र में मुख्यतः कौन आता है? तंत्रिका आती है, मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आती है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका कोशिकाएं। ये सब मिलके, ये इतने सब मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो नर्व सिस्टम कहते हैं। नर्व से याद रखोगे बच्चों न्यूरोलॉजी, कहने का मतलब तंत्रिका विज्ञान। और तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों बच्चों आप आगे मैं समझाऊंगा आपको, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर इन दोनों के कनेक्शन का आपस में अध्ययन किया जाए तो न्यूरो का मतलब न्यूरोलॉजी और एंडो का मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब अंतःस्रावी तंत्र, तो क्या कहलाएगा? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। इसका मतलब तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का एक साथ अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब बात करते हैं बच्चों तंत्रिका तंत्र वैसे काम क्या करता है। देखो मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ। जब भी बच्चों आपके पैर में लगती है तो चोट आपके पैर में लगी, लेकिन वो सूचना आपके दिमाग में जानी चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग ही डिसीजन लेगा कि मेरे पैर में चोट लगी है तो मुझे नीचे देखना है, मुझे क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। इसका मतलब जैसे ही पैर में चोट लगी, पैर से आपकी सूचना सीधी मस्तिष्क तक जाएगी, तो ये तंत्रिकाओं के माध्यम से ही होता है। इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर के अगर किसी भी ऑर्गन पे कुछ हो जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह किसके माध्यम से जाती है? तंत्रिकाओं के माध्यम से जाती है। ओके, नेक्स्ट है शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य बना के रखना। बहुत सारे काम होते हैं उनमें आपस में बैलेंसिंग बना के रखना, ठीक है। और उनको आपस में कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से हमारे सोचने समझने, भाई चोट लगी है तो सोचेंगे समझेंगे, जो भी चीज होगी, या किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना को याद रखना आदि का कार्य करता है। क्यों भाई? ये कैसे करेगा? तो मैंने आपको बोला कि तंत्रिकाएं ज्यादातर मस्तिष्क में पाई जाती है, तो मस्तिष्क से ही हम सोचते हैं, मस्तिष्क से ही हम समझते हैं। और किसी भी चीज को याद भी रखना है तो हमारा मेमोरी भी कौन है? मस्तिष्क है। इसका मतलब तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से मस्तिष्क के साथ मिलके ये सारे काम करवाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर तंत्रिकाएं नहीं होंगी तो ये काम कभी नहीं होगा। समझ गए बात को? ओके। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मानसिक कार्य मतलब आप जो भी एक्टिविटी करते हो सोच समझ के करते हो, सोच समझ के करते हो, तो सीधी सी बात है बच्चों, वो किसका काम होगा? वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही संपन्न होगा। इसका मतलब बड़ी बड़ी चीज ये है बच्चों, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका को आवेश द्वारा संचालित करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मुख्यतः मस्तिष्क, मेरुरज्जु ये सब आते हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी आपस में जुड़े होते हैं, कैसे? ये सब हम आगे बात करेंगे। इसे कहेंगे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी।
और इसके मुख्य काम क्या है? एक तो हमारे शरीर के बैलेंसिंग वगैरह बना के रखना, दूसरा हमारे मस्तिष्क के साथ मिलके तंत्रिकाएं ज्यादातर मस्तिष्क में ही पाई जाती है, तो सोचने विचारने ये सब काम करती है और हमारी मानसिक क्रियाओं पर क्या करती है? नियंत्रण। ओके, आगे चलो भाई। ओके, ये मैंने बता ही दिया आपको। आगे देखो, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन। इसकी संरचना मैंने आगे बनाई हुई है, अभी दिखाऊंगा। न्यूरॉन कह दो या तंत्रिका कोशिका कह दो। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, मैंने ये कोशिका में भी बताया था, सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की कौन सी है? न्यूरॉन। और इनकी शरीर में कितनी संख्या होती है आप बच्चों अंदाजा नहीं लगा सकते, 100 अरब के आसपास। कितने अरब के आसपास? 100 अरब के आसपास। ये एक जाल बिछा हुआ है हमारे शरीर के अंदर, और ये 100 अरब मतलब 10 की घात 11, इतनी संख्या में न्यूरॉन हमारे शरीर में मौजूद है। और तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में पाए जाते हैं। इसका मतलब मस्तिष्क का ढांचा न्यूरॉन पर ही आधारित है। और तंत्रिका तंत्र के प्रकार बच्चों 3 हैं, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये याद रखना है, सबसे लंबी कोशिका और तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है बच्चों? ये संख्या वंख्या तो कोई नहीं पूछता है, तो क्या बोलोगे? न्यूरॉन। ओके, अब देखो आगे बच्चों, ये न्यूरॉन की संरचना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, पिछली बार कांस्टेबल का पेपर हुआ था, वहां से भी क्वेश्चन आया था। यहाँ से रेलवे के अब की बार पेपर हुए थे, तब भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन आते हैं। पूछते क्या है? देखो बच्चों, पहला सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछते हैं, ये जितने भी भाग है ना, ये सारे किसके भाग हैं? न्यूरॉन के। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शन देके बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भाग न्यूरॉन का नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इनके काम के बारे में पूछा जाता है। तो अब देखो बच्चों, एक एक करके बात करते हैं। देखो, आप ये जो शाखाएं देख रहे हो ना बच्चों, ये शाखाएं क्या है? ये शाखाएं हैं बच्चों, संदेशों को ग्रहण करती है। ठीक है। और संदेश कैसे होते हैं? रासायनिक। रासायनिक संदेश का मतलब, अगर बच्चों आपने अंतःस्रावी तंत्र पढ़ लिया है, तो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हार्मोन को ही रासायनिक संदेश कहते हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना कि अरे यार मैं भूल गया यार, अभी जुबान पे था लेकिन याद नहीं आ रहा। कई बार आप बात करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी डेंड्रिट्स जो है, जिसे हिंदी में द्रुमाक्ष या वृक्षाभ कहते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, सिग्नल एक बार के लिए लीक हो जाते हैं। किन से? डेंड्रिट से। तो डेंड्रिट से क्या है, सिग्नल आ रहा होता है लेकिन आपको सडन क्या होता है, भूल जाते हो। इसका मतलब सिग्नल यहाँ से लीक हो रहे होते हैं, इसलिए आप क्या थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हो, फिर अचानक से फ्लो बनता है, सिग्नल याद आ जाता है। ठीक है। ओके, तो ये होता है डेंड्रिट्स। इसका मतलब डेंड्रिट्स क्या करता है? न्यूरॉन के लिए सिग्नल को ग्रहण करेगा। अब ये जो बॉडी है, ये वाला एग्जाम में आ गया था बच्चों, रेलवे के अंदर आया था कि न्यूरॉन की सेल बॉडी मतलब कोशिका शरीर को किस नाम से जानते हैं? तो साइटोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साइटोन। ठीक है। अब ये पूरा कोशिका शरीर है, और ये वाला जो आप छोटे छोटे दाने से देख रहे हो बच्चों, ये बारीक वाले दाने जो है एकदम, इनको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्योंकि कोशिका है, कोशिका शरीर है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, समझ गए कहानी? तो ये पूरा आपका कोशिका द्रव्य है। ओके, कोशिका द्रव्य के बारे में मैंने कोशिका में पूरा आपको बता ही दिया। अब देखो इधर, ये है कोशिका द्रव्य। और ये जो छोटे छोटे आप कण देख रहे हो बच्चों, ये वाले जो कण आप देख रहे हो, ये वाले जो कण आप देख रहे हो, इन कणों को कहते हैं निजल कण। क्या कहते हैं बच्चों? निजल कण। और ये प्रोटीन से बने होते हैं और कलरफुल होते हैं। ठीक है, निजल कण। तो साइटोन के अंदर निजल कण होते हैं, कोशिका द्रव्य होता है। और कोशिका है तो बच्चों केंद्रक तो होगा ही होगा, लाजमी होगा। तो ये क्या है? केंद्रक है। इसका मतलब केंद्रक है। ठीक है।
अब देखो बच्चों, यहां से सिग्नल आपका इस रास्ते से आगे जाएगा, और ये जो रास्ता मैंने दिखा रखा है, इस रास्ते को हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, आपके संदेशों को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक लेके जाता है। क्या करता है, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक लेकर जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चों, अगर आपके सिग्नल जो है वो लीक ना हो, उसके लिए क्या होता है, एक्सॉन के चारों तरफ कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसका नाम है एक्सॉन, सॉरी जिसका नाम है स्वान। तो ये जो स्वान कोशिका है, ये जो आप देख रहे हो पिरामिड से, इसे कहते हैं स्वान कोशिका। ठीक है, और एक्सॉन के चारों तरफ एक परत होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आरएएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चारों तरफ एक परत पाई जाती है जिसका नाम है माइलिन परत। तो पूछा जाता है कि न्यूरॉन चारों तरफ से किससे ढकी होती है, तो न्यूरॉन चारों तरफ से माइलिन परत से ढकी होती है। ठीक है, ओके। फिर बच्चों आगे आपका सिग्नल यहाँ आएगा। अब एक चीज ध्यान सुनो, 100 अरब न्यूरॉन आपके शरीर में है और न्यूरॉन आपस में जुड़ी होती है। तो सिनेप्स क्या करता है, एक न्यूरॉन को दूसरी न्यूरॉन से जोड़ने का काम कौन करता है, सिनेप्स करता है। तो सिनेप्स से क्या करेगी बच्चों, एक न्यूरॉन को दूसरी न्यूरॉन से जोड़ने का काम करेगी। समझ गए कहानी, इसका मतलब जोड़ने का काम किसका है, सिनेप्स का है। ओके, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों एग्जाम में। अब सुनो इधर ध्यान से, जब बच्चों न्यूरॉन में सिग्नल आता है तो वो कैसा संदेश होता है, रासायनिक संदेश होता है। लेकिन न्यूरॉन के अंदर जो संदेश जाता है, न्यूरॉन के अंदर जो संदेश जाता है वो होता है विद्युत संदेश। कौन सा संदेश, विद्युत संदेश। रासायनिक संदेश का मतलब हार्मोन, और विद्युत संदेश का मतलब वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, -15 से +20 वोल्ट का वोल्ट होता है न्यूरॉन के पास, तो विद्युत संदेश जाएंगे। जब ये सिनेप्स के बाद दूसरी न्यूरॉन में जाएंगे तब भी कैसे संदेश बन जाएंगे बच्चों, रासायनिक संदेश बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि न्यूरॉन में कैसे संदेश प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत भी है बच्चों और रासायनिक भी है। इसका मतलब विद्युत और रासायनिक, तो कहने का मतलब विद्युत और रासायनिक संदेश प्रवाहित होते हैं। उसके बाद में बच्चों आपने कभी बांस देखा होगा, बांस, बांस के बीच में ना ऐसी गांठें सी होती है जो क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है बांस को। क्योंकि बांस का ये वाला पोर्शन तो बहुत ही ढीला ढाला होता है, ये भी ढीला ढाला होता है, लेकिन इसके बीच में ऐसी बंबू सी गांठें सी बनी होती हैं, और ये गांठें क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं किसको, एक्सॉन को। और इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर, मतलब रेनवीर की गांठें या रेनवीर का नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे भाग याद रखने हैं। सिनेप्स ने एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ा। ठीक है, निजल कण कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका शरीर को क्या कहते हैं, न्यूरॉन के साइटोन कहते हैं, और विद्युत रासायनिक संदेश इसमें प्रवाहित होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट पेज देखो बच्चों, नोड ऑफ रेनवीर, एक्सॉन, माइलिन परत संदेशों को बिना लीक हुए आगे भेजते हैं। क्योंकि मैंने बताया था डेंड्रिट्स में तो क्या होता है, सिग्नल लीक होते हैं, लेकिन यह सिग्नल को लीक होने नहीं देता। न्यूरॉन में कैसे संदेश प्रवाहित होते हैं, विद्युत रासायनिक। ठीक है, ओके। अब दोनों में अंतर देख लो बच्चों, विद्युत संदेश और रासायनिक संदेश में अंतर क्या है। जो बच्चों विद्युत संदेश है ये फास्ट होते हैं। फास्ट का मतलब क्या है, ये तेजी से प्रवाहित होते हैं। अब सपोज दैट आपके किसी ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 5 मिनट के बाद रिस्पॉन्स दोगे, तुरंत रिस्पॉन्स दोगे। इसका मतलब वो काम किसने किया है, विद्युत संदेश ने किया है। रासायनिक संदेश धीमे प्रवाहित होते हैं बच्चों, अगले चैप्टर में अपने इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, ये सीमित दायरे तक होते हैं और इनका कोई दायरा या सीमा नहीं होती, क्योंकि ये रक्त के माध्यम से प्रवाहित होते हैं और रक्त पूरे शरीर में जाता है, इसलिए इनकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना, विद्युत संदेश की सीमा होती है। सिनेप्स का क्या काम है बच्चों, एक न्यूरॉन को दूसरी न्यूरॉन से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, माइलिन क्या है, एक प्रोटीन है जो
आपके चारों तरफ होती है न्यूरॉन के, और उससे क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। एक्सॉन क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के लिए संदेश भेजने का काम यही करता है। ठीक है, एक लंबी सी नली दिखाई थी। तो कहने का मतलब नोड ऑफ रेनवीर, एक्सॉन, माइलिन परत, ये सब मिलके क्या करते हैं, संदेश को लीक नहीं होने देते और दूसरी न्यूरॉन तक भेज देते हैं। न्यूरॉन में संदेश कैसे होते हैं, विद्युत रासायनिक। विद्युत संदेश तेज गति से प्रवाहित होते हैं और रासायनिक संदेश धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। ये सीमित दायरे तक होते हैं, इनका कोई दायरा या सीमा नहीं होती। सिनेप्स एक न्यूरॉन को दूसरी न्यूरॉन से जोड़ते हैं। माइलिन नामक एक प्रोटीन होती है, चारों तरफ न्यूरॉन को ढक के रखती है, वो क्या करती है, उसको मजबूती प्रदान करती है। और एक्सॉन क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के लिए क्या भेजता है बच्चों, संदेश भेजने का काम करता है। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमारा सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है उनको याद है, इसका मतलब हमारी मेमोरी वगैरह ये सब यहीं होती है। और सीएनएस के दो मुख्य अंग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एक मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, और ये सब आपने पढ़ा ही होगा। मेरु रज्जु के बारे में पढ़ना है, मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, और मस्तिष्क के बारे में। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बच्चों सीएनएस के अंदर मस्तिष्क। तो मस्तिष्क हमारे शरीर एवं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण एवं निर्देश केंद्र है। सही बात है बच्चों, आपको कोई भी डायरेक्शन लेनी होती है तो आपका सिग्नल ब्रेन के पास ही आता है और ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है, ब्रेन ही डिसाइड करता है कि अभी आपको क्या करना है। ठीक है। मस्तिष्क क्या करता है, संवेदी अंग। संवेदी अंग का मतलब ये होता है बच्चों, आपके जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है, कहीं चोट लगी है, कहीं कुछ हुआ है, तो उनसे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उनको समझकर शरीर को रिएक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। कहने का मतलब अगर आपके मान लो शरीर को कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो उन सबको क्या करेगा, ये सेंस करेगा और उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपके बॉडी को ये क्या देगा, सिग्नल देगा कि इसके अकॉर्डिंग हमें ये काम करना है। ठीक है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट है बच्चों ब्रेन। और ब्रेन के बारे में एक अवधारणा और बता दो बच्चों में, जब आपका जन्म हो जाता है तो मस्तिष्क ही एक ऐसा भाग है जिसका पुनरुत्पादन सबसे कम होता है। पुनरुत्पादन सबसे कम होने का मतलब रीजनरेशन बहुत लेट होता है। और लेट होने का कारण क्या है बच्चों, इसीलिए हम क्या होता है, जब बुढ़ापा वगैरह आता है तो पहले दिमाग ही खिसक लेता है, इसलिए दिमाग बहुत जरूरी है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, तनाव नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। अगर ज्यादा तनाव लोगे, स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा, आप 50 या 60 की उम्र में क्या हो जाओगे, बावले हो जाओगे, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में 40 की उम्र में। इसलिए तनाव कभी नहीं लेना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ठीक है। अब मस्तिष्क कहाँ रखा होता है, तो बच्चों मैंने आपको कपाल बताया था, कपाल में कितनी हड्डियां होती है, क्रैनियम बताया था मैंने आपको, कितनी हड्डी होती है बच्चों कपाल में, कितनी होती है बोलो, 8 होती है। ठीक है। और ये कपाल होता है, खोपड़ी अलग है, खोपड़ी तो पूरा 29 है, इस कपाल के अंदर ही आपका मस्तिष्क रखा हुआ है। ठीक है। ओके, आगे चलते। नेक्स्ट है बच्चों मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है, देखो ये जैसे आपका मस्तिष्क है, तो आपके मस्तिष्क के ऊपर बच्चों 3 परतें होती हैं। कितनी परतें, 3 परतें। और ये तीनों परतें ही मेनिंजेस कहलाती हैं। और ये परतें करती क्या है, आपके मस्तिष्क को बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बच्चों, सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मतलब मेनिंजेस क्या है, हमारे मस्तिष्क के, ये हमारा मस्तिष्क है, इसके ऊपर 3 स्तरीय सुरक्षा आवरण होता है। ठीक है। सबसे जो बाह्य परत है बच्चों, ये जो सबसे बाह्य परत है इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। और ये क्या करता है, ये आपके मस्तिष्क को बच्चों हिलने नहीं देता। जो अंदर जुगाड़ रखा है ना मस्तिष्क, जो अंदर मस्तिष्क रखा हुआ है, इसको हिलने नहीं देता। क्योंकि अगर बच्चों मस्तिष्क हिल गया तो आपकी रक्त वाहिकाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं वो टूट जाएंगी। इसलिए बच्चों ध्यान रखना है, ड्यूरा मैटर क्या करता है, सबसे बाह्य परत है,
ठीक है। मेनिंजेस हमारे सबसे बाह्य परत है और ये क्या करती है, मस्तिष्क को गति होने से रोकते हैं, मतलब वो घूमे नहीं, वरना रक्त वाहिकाएं आपकी खत्म हो सकती है। मध्य परत कहलाती है एर्केनॉइड, और इन्हीं परतों के मध्य बच्चों एक द्रव घूमता रहता है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, सेरेब्रो का मतलब है बच्चों मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेब्रम, जो सबसे बड़ा भाग है, मतलब उस भाग में ये होता है। और स्पाइनल का मतलब है बच्चों रीढ़ की हड्डी, मतलब मेरुरज्जु। इसका मतलब बच्चों जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है, अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ प्रवाहित होता है, तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन दोनों में प्रवाहित होता है। ठीक है। फिर बच्चों सबसे आंतरिक परत है, और आंतरिक परत क्या है, जिसका नाम है पाया मैटर। तो डूरा मैटर, एर्केनॉइड और पाया मैटर, पाया मैटर से मस्तिष्क की सतह से लिपटी हुई होती है। ठीक है। तो मेनिंजेस अगर आपसे पूछे क्या है, तो मेनिंजेस क्या है, आपके मस्तिष्क के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा आवरण है, बाह्य परत ड्यूरा मैटर, मध्य परत एर्केनॉइड और अंत स्तरीय वाली परत पाया मैटर। ड्यूरा मैटर मस्तिष्क को घूमने नहीं देता, हिलने नहीं देता, अगर ये हिलेगा तो आपके तंत्र रक्त वाहिकाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी है वो नष्ट हो सकती हैं। एर्केनॉइड मध्य परत है और इनके अंदर एक द्रव प्रवाहित होता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल। सेरिब्रो का मतलब मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग में, जिसे आप प्रमस्तिष्क कहते हो, और स्पाइनल, स्पाइनल का मतलब मेरुरज्जु, तो इनमें ये द्रव प्रवाहित होता है। और यही द्रव है बच्चों जो संवेदनाओं को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संवेदनाओं को वापस आगे ट्रांसफर करता है। संवेदनाएं मतलब जहाँ पे कोई भी इंजरी हो गई, कोई भी इन्फेक्टेड पोर्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम बच्चों इसका भार होता है। ठीक है, और अगर एवरेज पूछे तो 1450 ग्राम। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये कईयों का दिमाग ज्यादा होता है, उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। तो देखो आईक्यू लेवल तो आप भी बढ़ा सकते हो। आईक्यू लेवल डिपेंड करता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक गाइरस होता है, गाइरस, जिसके ब्रेन में जितना ज्यादा गाइरस होगा उसका आईक्यू लेवल और उसके सोचने की जो पावर है वो उतनी ही फास्ट होगी। समझ रहे हो बात को। और एक चीज और नोटिस करोगे, जिसके बॉडी के अंदर गाइरस ज्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है। आप क्लास के अंदर लेक्चर ले रहे होते हो, बीच में कुछ और सोच रहे होते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप सोच रहे होगे कुछ और ही कि यार पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और यहाँ लेक्चर चल रहा है। इसका मतलब गाइरस लेवल आप खुद ही गड़बड़ कर लेते हो। इसलिए फोकस होके जो चीज कर रहे हो एक टाइम पे एक ही काम करो। आपके मानव का मस्तिष्क जो है वो लगभग 1650 ml के आसपास होता है, सीसी। ठीक है, और पूरी तरह से मस्तिष्क बच्चों किस आयु तक पूर्ण रूप से मस्तिष्क विकसित हो जाता है, मतलब इसके तीनों भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये तीनों आ जाते हैं, तो ये 6 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से विकसित होता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं क्या है, जो तंत्रिका कोशिका को पोषण और सहारा प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं न्यूरोग्लिया कोशिकाएं। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आपके मस्तिष्क में, मतलब आपके तंत्रिकाओं में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिसका नाम है न्यूरोग्लिया कोशिका। ये क्या करती हैं, तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण और पोषण देती हैं और प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, मस्तिष्क के भाग बच्चों अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का अन्य नाम है प्रोएंसीफेलोन, मध्य मस्तिष्क मेसोएंसीफेलोन और पश्च मस्तिष्क रोम्बोएंसीफेलोन। ठीक है, अंग्रेजी में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये हिंदी वाले याद रख लेना बच्चों, प्रो एंसीफेलोन। प्रोएंसीफेलोन, और ये है मेसोएंसीफेलोन। ठीक है, मेसो, और ये है रोम्बोएंसीफेलोन। तो ये नाम याद रखने हैं, ये अन्य नाम है। ठीक है, ध्यान रखना,
अग्र मस्तिष्क प्रोएंसिफेलोन, मध्य मस्तिष्क मैं से मेसोएंसिफेलोन और पश्च मस्तिष्क रोम्बोएंसिफेलोन। ओके, आगे चलते। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अग्र मस्तिष्क के। तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, ये मैंने आगे भाग दिखा रखे हैं बच्चों, ऐसे करके 3 भाग हैं इसके। प्रमस्तिष्क, डाइएंसिफेलोन और ओल्फैक्टरी लोब, कहने का मतलब घ्राण पिंड। घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डाइएंसिफेलोन। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रमस्तिष्क, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रमस्तिष्क में बच्चों एक द्रव्य भरा होता है जिसका नाम है धूसर द्रव्य। ये द्रव्य करता क्या है? हमारी जितने भी सोचने विचारने की शक्ति है या हमारी जो भी स्मृति है, मतलब हमारी मेमोरी है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। समझ गए बात को? इसका मतलब हमारा सोचना विचारना, हमारी बुद्धिमत्ता, ये सारा किसके अंदर होता है? अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग में? प्रमस्तिष्क में। ठीक है, ओके। अब प्रमस्तिष्क को हमारे शरीर का बुद्धिमत्ता कक्ष, बुद्धिमत्ता कक्ष का मतलब है इंटेलिजेंस सीट। तर्क वितर्क कक्ष, तर्क वितर्क का मतलब है रीजनिंग सीट। ठीक है, कहने का मतलब बुद्धिमत्ता कक्ष भी कहोगे भैया, आपके जितने भी खुरापाती आइडियाज है, अच्छे बुरे ये वो सब, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आपके दिमाग में आएगी चल मजे लेके आते हैं पुलिस वालों के, हत्थे चढ़ गए तो पिट जाएंगे, वरना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाते हैं। तो ये सारे खुरापाती आइडिया आपके किसके अंदर आते हैं? अग्र मस्तिष्क में आते हैं। तर्क वितर्क मतलब रीजनिंग, है ना? आप तर्क वितर्क करते हो, वो बोलता है ऐसा है, आप बोलते हो नहीं ऐसा है, तो सबकी सोच अलग अलग है ना। ये सारा काम प्रमस्तिष्क में होता है। हमारे शरीर की स्मृति में, स्मृति भी कहते हैं, मतलब मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। प्रमस्तिष्क में गाइरस भरा होता है और ये क्या करता है बच्चों? आईक्यू लेवल बढ़ाता है। जिसका गाइरस ज्यादा विकसित होगा, ज्यादा डेवलप होगा, उसका दिमाग उतना ही फास्ट चलता है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, ये मैंने आपको दिखा दिया अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क में देख लो आप क्या क्या भाग हैं। अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली और अनुकपाल पाली, ये 4 पालियां होती हैं। फ्रंटल लोब, पेरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। ठीक है, तो पर प्रमस्तिष्क के अंदर ये मैंने 3 चीजें बता दी। सल्कस क्या करता है? सल्कस बच्चों ये है, ये जो बच्चों मैंने डॉट से दिखा रखे हैं ये गाइरस है। ये क्या है? गाइरस। ये गाइरस है। और ये जो पूरा इतना पोर्शन आप देख रहे हो, इस पूरे पोर्शन को, ये आगे की तरफ का है बच्चों ढांचा, ध्यान रखना। ये ढांचा क्या है? आगे की तरफ का है। तो ये जो ढांचा है बच्चों अग्रपाली, ये आगे की तरफ का है। ठीक है, ये फ्रंटल लोब है और ये पश्चपाली है, ये मतलब पीछे की तरफ का। और ये मध्य के अंदर आता है और ये एकदम क्या आता है आपका? अनुकपाल पाली। ठीक है, तो ये 4 पालियां हैं बच्चों। बाकी सब मैं डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।